Students, can you hear me? All of you? Can you hear me? Yes, ma'am. Can you see the screen showing heteropolysaccharides? Yes, ma'am. Okay, let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हेटेरोपोलीसैकेराइड स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी भी एग्जिस्ट कर रही थी, तो उसका मैंने आंसर थोड़ा सा मोर प्रिसाइज फॉर्म में लेके आई हूँ इस दफ़ा। क्वेश्चन ये था कि जो लिवर है इट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग बोथ ग्लाइकोजिनोलिसिस एज वेल एज ग्लाइकोजेनेसिस। लिवर जो है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता भी है और ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट भी कर देता है। लेकिन मसल्स की बात हमने की थी कि मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस मसल्स के अंदर होती है, लेकिन मसल्स उस ग्लाइकोजन को सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे होते हैं, वो उसे ब्लड ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करते। तो इस आंसर में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, तो मैं एक फ्लोशीट लेकर आई हूँ। यहाँ पर नजर आ रहा है आपको एक पाथवे जिसमें ग्लाइकोजन इज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन पायरुवेट, एसिटाइल कोए एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल ऑफ दिस प्रोसीजर इज सेम एज यू फाइंड इन द ग्लाइकोलिसिस। मसल्स के अंदर ये प्रोसेस इस वे में चल रहा होता है, जबकि लिवर के अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है ये ग्लूकोन्यूजेनेसिस का एंजाइम है जिसमें ग्लूकोज जो है वो बन जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो लिवर है और साथ ही जो किडनी है, ये दोनों दे आर एबल टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन बैक इनटू ग्लूकोज एंड दिस ग्लूकोज गोज टू ब्लड, whereas muscles lack this enzyme glucose 6 phosphatase. That's why they are not able to convert glycogen back into glucose. They just metabolize glycogen for the synthesis of pyruvate, and ATP is produced in this reaction, and this ATP is used for the action of the muscles. Similarly, when muscles are exercising and need of energy exceeds the acceptable limit, then anaerobic glycolysis starts and pyruvate is converted to lactate and further energy जो है वो मिल जाती है। तो क्वेश्चन ये था कि ग्लाइकोजन मसल के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, व्हाई? तो ग्लाइकोजन मसल के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता बिकॉज मसल्स लैक ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इज इट क्लियर नाउ? एनीबॉडी देयर? का मतलब ये है कि जो लिवर होता है वो ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस दोनों करता है, जो मसल होता है वो सिर्फ ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करता है, वो इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस नहीं करता। नहीं बेटा, इसमें थोड़ा सा पॉइंट ये है कि जो लिवर है वो ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस दोनों करता है। मसल में भी ग्लाइकोजन बन रही है, जब ग्लूकोज आ जाता है मसल अपना स्टोर बना लेता है और वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन भी कर रहा है, उसमें से एनर्जी निकाल के यूज कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब फास्टिंग स्टेट होती है तो लिवर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को भेजेगा ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करा के। लेकिन हमारा जो मसल्स का ग्लाइकोजन स्टोर है वो वाला स्टोर ब्लड ग्लूकोज नहीं बनाता, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स की एलिवेशन मसल्स नहीं करेंगे। इज इट क्लियर नाउ? मसल अपने काम के लिए यूज कर लेगा, मसल जो है अपने फंक्शनिंग के लिए तो ग्लाइकोजन को यूज कर लेगा, लेकिन किसी दूसरे को कुछ नहीं देगा। बिकॉज ऐसा क्यों होगा बेटा? ऐसा इसलिए होगा कि मसल, लिवर का तो काम ही है, लिवर ने और कुछ नहीं करना, उसने सिर्फ मेटाबॉलिज्म्स करने हैं। लेकिन मसल्स ने क्या करना है? मसल्स ने तो सारा हमारा जो लाइफ प्रोसेसेस है वो कैरी ऑन करने हैं। सिर्फ आप स्केलेटल मसल की बात करो, स्मूथ मसल्स की बात करो, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, जो भी, अब मसल्स की अपनी एक पूरी अलग दुनिया है। उन्होंने सिर्फ मेटाबॉलिज्म्स नहीं करना, वो सिर्फ अपने नीड के लिए मेटाबोलाइज करते हैं और दूसरों के लिए वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे।
लिवर ने तो करना है मेटाबॉलिज्म है, वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना के हमारी फास्टिंग की जो अर्ली स्टेजेस हैं उनमें ग्लूकोज दे देगा ताकि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो कैरी ऑन होते रहें। लेकिन मसल्स क्या करते हैं, इनके ऊपर स्ट्रेस कब आता है, जब एक्सरसाइजिंग मसल्स होते हैं, उन्हें एनर्जी की नीड ज़्यादा होती है, तो जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो सफिशिएंट नहीं होता उस नीड को पूरा करने के लिए। तो फिर मसल्स अपने अंदर जो उन्होंने थोड़ा सा ग्लाइकोजन का स्टोर रखा हुआ था उसको ब्रेक करके उसमें से एटीपी जनरेट कर लेते हैं। इन्हें ब्लड ग्लूकोज से कुछ लेना देना नहीं है, वो लिवर का काम है। और ये जो पूरा साइकिल है, इसके एंजाइम्स और ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ईयर का ये क्वेश्चन है, आपके लेवल पे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि वेदर मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड शुगर लेवल और नो। तो आंसर होगा नहीं। वाई? बिकॉज मसल्स लैक ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो ये ग्लूकोज में वापस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट नहीं करेंगे मसल्स, अपने यूज के लिए वो सारा जो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है उसको कैरी ऑन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आज का शुरू करते हैं लेक्चर स्टार्ट। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। हेट्रो मीन्स मैनी, पॉलीसैकेराइड मीन्स के मल्टीपल शुगर यूनिट्स हैं। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स दो तरह के होंगे, या तो ये ब्रांच्ड होंगे और या अनब्रांच्ड होंगे। ये जो आपको एक एग्जांपल नजर आ रही है पहले, इसके अंदर ये डिफरेंट शुगर यूनिट्स हैं जो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड्स, और नीचे हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर हेट्रोपॉलीसैकेराइड है जिसके अंदर ब्रांचिंग भी नजर आ रही है। तो ये दो टाइप्स के होंगे क्रॉसली। पॉलीसैकेराइड हमने लास्ट लेक्चर में डाइटरी फाइबर की बात था कि इस डाइटरी फाइबर के अंदर हेमिसेलुलोज होता है जो कि इनसोलुबल डाइटरी फाइबर है। जहां हमने सोलुबल डाइटरी फाइबर की बात की थी, वहां हमने पैक्टिन और म्यूसिलेजीज की बात की थी। तो ये सारे हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हैं, म्यूसिलेजीज, एगर, पैक्टिन, हेमिसेलुलोज, दे ऑल आर कंपोनेंट ऑफ डाइटरी फाइबर। इनके यूजेस पूछे जाए तो आप मल्टीपल यूजेस बता सकते हो। जो डाइटरी फाइबर के यूजेस थे वो सारे इनके यूजेस हैं। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट ग्रुप है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स का वो है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत। म्यूसिलेजीज, एगर, पैक्टिन, हेमिसेलुलोज, इनको हम ब्रीफली फटाफट करेंगे, और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एक समझने वाली चीज है, इस पर हम थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएंगे। म्यूसिलेजीज सामने आपको नजर आ रहे हैं। म्यूसिलेजीज ये क्या है? साइलियम हस्क। एनीबॉडी नोज के साइलियम हस्क क्या होता है? एनीवन नोज व्हाट इज साइलियम हस्क? नो? इस बहोल के छिलके का नाम सुना है? Yes, ma'am. इस बगोल का छिलका जो होता है आमतौर पे घरों में अवेलेबल होता है, यूज होता है किसी ना किसी चीज में। तो ये जो साइलियम हस्क है इट इज सेम एज इस बगोल का छिलका। तो ये जब भी कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन को ट्रीट करना हो तो उसमें साइलियम हस्क दिया जाता है। इसको आप वेट लॉस जो लोग कर रहे होते हैं, जो घरों में आप आम लेते हो तो वो आपको लिफाफे में मिल जाता है पैकेट में, और अगर आप किसी अच्छे स्टोर पे जाओगे या आप किसी जिम ज्वाइन कोई करते हो वेट लॉस के लिए तो वो आपको एक एक्सपेंसिव फॉर्म में इस तरह का एक पाउडर देंगे कि ये बहुत एक्सपेंसिव आपका सप्लीमेंट है वेट लॉस के लिए। इसको आप मिल्क या किसी और लिक्विड में मिक्स करें और आप लें, आपको बहुत फीलिंग आएगी और आपकी कैलोरीज कम होंगी। तो साइलियम हस्क जो है वो बेसिकली प्लांट से डिराइव्ड होता है और ये म्यूसिलेज है। इसी तरह ये नीचे जो नजर आ रहा है एक लीफ, आपको ये देखा हुआ है किसी ने? एलोवेरा। बिल्कुल बिल्कुल एलोवेरा, ये भी आम घरों में एलोवेरा है जी। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। तो एलोवेरा के अंदर इसका जेल होता है। ये बहुत ज़्यादा, अगर आप कोई भी स्किन की प्रोडक्ट देखते हो तो उसके अंदर एलोवेरा जेल जो है वो इंक्लूडेड होता है। ब्यूटी टिप्स में और जितनी भी आपके हेयर ट्रीटमेंट्स में, आप किसी एक्सपेंसिव से सैलून में जाते हो जो आपको कहेंगे कि हम आपका बहुत एक्सपेंसिव सा हेयर ट्रीटमेंट करेंगे, तो उनके पास बेसिकली एलोवेरा जेल होता है जिसके अंदर वो विटामिन के कैप्सूल्स और थोड़े बहुत कोई ऑलिव ऑयल डाल देंगे या कुछ और एक आपको बहुत हेल्दी रिच सा मास्क बना के दे देंगे कि ये बहुत हमने आपका हेयर ट्रीटमेंट कर दिया। तो बेसिक कंपोनेंट जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर आ जाता है। और ये जो म्यूसिलेज यहाँ नज़र आ रही है ये बेसिकली प्लांट्स से डिराइव होती है। कुछ प्लांट्स जो कि होते हैं जो इंसेक्ट्स को ईट भी करते हैं, ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, पढ़ा हुआ है आपने। तो ये क्या करते हैं, ये म्यूसिलेजिस को अपने फ्लावर्स के ऊपर बहुत अच्छा सा सेंटेड करके लगा देते हैं। फ्लाइज जब आती हैं तो वो आके स्टिक कर जाती हैं और ये उनको फिर ईट अप कर लेती हैं। तो म्यूसिलेजिस जो हैं ये बेसिकली क्या होती हैं कि ये ग्लू लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड इसके साथ थोड़ी बहुत इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं।
साइलियम, सेना, मार्शमैलो ये जो खाते हैं बच्चे मार्शमैलो, बेसिकली इनिशियली जब ये बनाई गई थी तो मार्शमैलो प्लांट से एक इस तरह का मिक्सचर जेली लाइक लेके उससे मार्शमैलोज़ बनती थी। तो मार्शमैलो एक प्लांट का नाम है जहाँ से म्यूसिलेज हमें मिलती है। और ये होता क्या है, वाटर स्टोरेज रिजर्वायर होता है प्लांट में। जैसे कि आप एलोवेरा देखो तो ये बेसिकली कैक्टस के ड्राई एनवायरनमेंट का प्लांट है। तो ये अपने अंदर वाटर जो है उसको स्टोर करने के लिए इस मटेरियल को यूज़ कर रहे होते हैं। यूजेस इसके क्या है कि इसी से याद रखना है कि एक तो ये डाइटरी फाइबर है, इस बगोल का छिलका ले लें अगर तो सोलुबल डाइटरी फाइबर है। उसके अलावा अगर हम एलोवेरा ले लें तो ये मेडिसिन्स के अंदर यूज़ होता है, इरिटेशंस, म्यूकस मेम्ब्रेन्स को, सनबर्न्स हो जाएँ तो आप डायरेक्टली एलोवेरा का जेल अप्लाई कर सकते हो और ये प्रोटेक्टिव फिल्म बना देता है। इसके अलावा एसिडिटी की जो कंडीशंस होती हैं उसमें इसका अगर आप एक प्यूरी बना के या इसका जूस बना के आप यूज़ करो तो जो एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस की कंडीशंस हैं उनमें ये रिलीव हो जाता है। म्यूसिलेज कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का टॉपिक नहीं है, बस आपने ये डायग्राम याद रखनी है कि सोलुबल फाइबर है। उसके अलावा प्लांट्स के अंदर ये एक रिजर्व जेल लाइक मटेरियल होता है, ये मेडिसिन्स में यूज़ होता है, डाइटरी फाइबर। और उसके अलावा जो कॉस्मेटिक्स होती हैं उनके अंदर ये यूज़ होता है। सेकंड थिंग आ जाती है एगर। एगर जो है बेसिकली ये जो जेली है ये सबने खाई होगी बड़े शौक से। तो एगर जो है बेसिकली ये जेलीज बनाने में यूज़ होता है। सेकंड इसका काउंटर पार्ट जो है वो जेलेटिन है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए जेलीज एगर से बनाई जाती हैं और जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनमें जेलेटिन जो प्रोटीन है उससे भी जेलीज बन जाती हैं। और ये जो चीज़ नज़र आ रही है दिस इज़ कल्चर मीडिया फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी कि बैक्टीरियल जब हम कल्चर करते हैं किसी इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए, जैसे हम कहते हैं टाइफाइड निकला है रिपोर्ट के अंदर, तो हम ब्लड को लेते हैं और हम उसे किसी ऐसे मीडियम में डाल देते हैं जहाँ पर के बैक्टीरिया ग्रो कर पाए। तो एगर जो है ये बहुत अच्छा मीडियम बना देता है फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हम एगर लेते हैं, उसमें हम बैक्टीरियल कल्चर डाल देते हैं, जो ब्लड सैंपल हमने लिया था जिसमें हम बैक्टीरिया सस्पेक्ट कर रहे थे वो डाल के इसको एक फिजिबल सा टेम्परेचर दे के रख देते हैं फॉर 5 डेज 7 डेज। अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो वो ग्रो कर जाते हैं और अंडर माइक्रोस्कोप हम इस पेट्री डिश को रख के देख लेते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या निकला है। दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्टार्च के अंदर था एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, इसी तरह एगर में भी एगरोज एगरोपेक्टिन होते हैं। ये लीनियर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और एगरोपेक्टिन जो है वो थोड़ा हेट्रोजीनस होता है। इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है। एगर जो है सब्स्टिट्यूट ऑफ जेलेटिन है जेलीज के अंदर, लैक्सेटिव है बिकॉज हमने शुरू में बात की कि ये सारे के सारे डाइटरी फाइबर्स हैं और कल्चर करने के लिए यूज़ होता है और इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर भी हम इसे मैट्रिक्स के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। ये इसके यूजेस हैं, ठीक है। म्यूसिलेज के लिए स्टेम को याद रखना है, सोलुबल डाइटरी फाइबर और कॉस्मेटिक्स में यूज़ होगा जेलिक मटेरियल। और एगर के लिए एक तो ये जेलीज में यूज़ होता है, दूसरे ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, थर्ड वन इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ होता मैम है। जी बेटा, ये जेली हेल्थ के लिए अच्छी होती है? बिल्कुल अच्छी होती है। ईटिंग के लिए बिल्कुल अच्छी होती है। अब बिल्कुल ही जेली पे नहीं लग जाना ना, कभी कभार खा ली, अगर आप टोटल जेली पे लग जाओगे तो फिर वो प्रॉब्लम करेगी। हाँ, लेकिन ये कि अगर जेली प्रॉपर एगर से बनी है, उसमें एडिबल फूड कलर्स डले हुए हैं तो फिर वो कोई आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। लेकिन अगर उसमें आर्टिफिशियल फूड कलर्स डले हुए हैं जो लो ग्रेड के हैं, लो क्वालिटी के हैं और एगर की जगह कोई और चीज़ उसमें ऐड की हुई है एगर या जेलेटिन की जगह, तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ फूड पे डिपेंड करता है। अच्छी कंपनी की आप लेते हो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बच्चे पैकेट्स में जेलियाँ खा रहे होते हैं ना, उनके बारे में थोड़ा डाउट होता है बिकॉज उन्होंने कलर्स कौन से उसमें ऐड किए हैं और कलर्स जो होते हैं आर्टिफिशियल फूड कलर्स, ये अगर अच्छे नहीं हैं तो ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। दैट्स वाई अच्छी प्रोडक्ट लें आप, अच्छी ऑथेंटिक कंपनी की प्रोडक्ट्स लें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे वेजिटेबल गम्स। वेजिटेबल गम्स दरख्तों की जो बार्क होती है उससे अक्सर देखा होगा गूंद सी निकल रही होती है, हार्ड हुई हुई होती है, जमी होती है, वाइट कलर ट्रांसपेरेंट या येलो कलर की होती है। तो ये बेसिकली हेक्सोसिस पेंटोसिस होते हैं और इनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शुगर एसिड्स होते हैं और हाइड्रोलिसिस पे शुगर एसिड्स बनते हैं। और ये जो गम्स होती हैं ये कन्फेक्शनरीज में यानी जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें यूज़ होती हैं। उसके अलावा ये मेडिसिन में यूज़ होती हैं। हमने जो भी केमिकल अपनी मेडिसिन में अपने टैबलेट में डालना है उसको बाइंड करके टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म देने के लिए हमें गम्स की ज़रूरत पड़ती है। पैक्टिन हमने पढ़ा था, उसके अंदर फाइबर में पैक्टिन जो है वो फ्रूट्स के अंदर सिरप होता है, एप्पल में, सिट्रस फ्रूट्स में सोलुबल फाइबर है, नॉन डाइजेस्टेबल है और ये जेलीज में जैम्स में यूज़ होता है। अब आ गया हमारा असल टॉपिक जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है बिकॉज ये थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो समझने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा।
हेमी सेलुलोज रह गया, सॉरी, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है। हेमी मीन्स हाफ, सेलुलोज मीन्स सेलुलोज। तो हेमी सेलुलोज जो है ये होता है कि सेलुलोज लाइक सब्सटेंस होता है, इसमें आधी क्वालिटी सेलुलोज वाली है, उसके अलावा सेलुलोज में तो सिर्फ ग्लूकोज था। हेमी सेलुलोज भी प्लांट प्रोडक्ट ही है, प्लांट्स के अंदर से ही हम इसे डिराइव करते हैं, ये भी डाइटरी फाइबर है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि हेमी सेलुलोज के अंदर जो है डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। हेट्रोपोलीसैकेराइड होने की वजह से एल्डोहेक्सोजेस डिफरेंट होंगे, पेंटोजेस, यूरोनिक एसिड, जाइलोज, पॉलीमर्स होंगे। ये आपको हेट्रोपोलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जाइलोज, अरेबिनोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज। तो हेमी सेलुलोज रिजेंबल सेलुलोज, इसमें ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं काफी सारे, लिंकेज उसी तरह से कोई भी, लेकिन इसके अंदर इन एडिशन टू ग्लूकोज, चूंकि ये हेट्रोपोलीसैकेराइड है तो अदर शुगर्स भी प्रेजेंट होती हैं और इसके यूजेस डाइटरी फाइबर है ये। और ये सेलुलोज के बजाय थोड़ा सा हमें सोलुबिलिटी दे देता है, बिकॉज जहाँ पर हमें जाइलोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज मिलेंगे तो ये वाला पोर्शन इसके एंजाइम्स हमारे पास होंगे जिनसे ये लिंक कर रहे होते हैं, तो ये सेलुलोज के मुकाबले में थोड़ा सा इजीली डाइजेस्टेबल होता है। लेकिन सेलुलर ये फाइबर ही है, लेकिन पूरा एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन इजीली थोड़ा सा सेलुलोज के कंपैरिजन में देखें तो ये थोड़ा सा इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। अब आगे हमारा असल टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, म्यूकोपोलीसैकेराइड्स। आप चाहो तो मुश्ताक से कर लो, अदरवाइज लिपिनकॉर्ट में जो म्यूकोपोलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स इन्हीं का नाम है। लिपिनकॉर्ट से अगर पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट इसका बहुत अच्छा मिल जाएगा, उसके बाद आप बेशक मुश्ताक से कर लें। ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन मीन्स, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, एमाइनो मीन्स प्रोटीन्स होंगी इसके अंदर, और ग्लाइकन हम शुगर्स को कहते हैं। तो म्यूकोपोलीसैकेराइड्स का अदर नेम जो है वो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन है, और जब हम इसका आगे पढ़ेंगे तो हम इसे गैग्स के नाम से पढ़ेंगे, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन हम बार बार नहीं बोलेंगे। पॉलीसैकेराइड्स ये बहुत अंडरस्टैंड करने वाली चीज है, इसको ध्यान से सुनना। म्यूकोपोलीसैकेराइड्स, अब हमने कहा कि हम हेट्रोपोलीसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं, तो म्यूकोपोलीसैकेराइड्स आर हेट्रोपोलीसैकेराइड्स। ये लार्ज कॉम्प्लेक्सेस होंगे हेट्रोपोलीसैकेराइड के, जिनके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड अनब्रांच्ड हेट्रोपोलीसैकेराइड्स होंगे। दो फीचर्स हैं म्यूकोपोलीसैकेराइड्स के। अभी तक हमने जितना भी कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है उसमें हमने कहीं भी चार्ज की बात नहीं की कि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, हमने चार्जिंग की बात कहीं नहीं की। और ये पहला हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आया है जिसके अंदर हमें नेगेटिव चार्ज मिलता है। तो म्यूकोपोलीसैकेराइड या गैग्स क्या होते हैं? दे आर लार्ज कॉम्प्लेक्सेस made up of negatively charged unbranched heteropolysaccharides। इनके अब डिफरेंट आगे टाइप्स हैं, और ये सारे के सारे प्रोटियोग्लाइकन्स बना रहे होते हैं जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है। हाइलुरोनिक एसिड थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी इस लाइन को छोड़ दें, आगे हम डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ ये याद रखना है कि म्यूकोपोलीसैकेराइड्स होते क्या हैं। दे आर लार्ज कॉम्प्लेक्सेस ऑफ हेटेरोपोलीसैकेराइड्स, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दे आर अनब्रांच्ड। अब इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, अभी तक हमने जितनी शुगर्स पढ़ी थी, पहली बात यह कि उनमें हमने चार्ज की बात नहीं की थी। दूसरी बात यह कि हमने मोनोसैकेराइड्स की बात की थी, जब हमने स्टार्च की बात की, हमने ग्लाइकोजन की बात की, हमने कहा कि इनके अंदर रिपीटिंग ग्लूकोज यूनिट्स हैं, रिपीटिंग फ्रुक्टोज यूनिट्स हैं, या अगर रिपीटिंग यूनिट्स नहीं है तो उसमें सिंगल एक ग्लूकोज है, एक फ्रुक्टोज है। जैसे हमने हेमीसेलुलोज की बात की कि वहाँ पर कोई रेपिटेशन, कोई प्रॉपर पैटर्न हमें नहीं मिल रहा। लेकिन गैग स्पेसिफिक इसलिए है कि इनके अंदर रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट्स आती हैं, यानी जो डाइसैकेराइड यूनिट हमारे हेटेरोपोलीसैकेराइड को बना रही है, इस म्यूकोपोलीसैकेराइड को, गैग को, वही बार बार रिपीट होती रहेगी और इसमें कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। अब ये रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट क्या होगी? इसके अंदर एक एसिडिक शुगर होती है और एक अमाइनो शुगर होती है जो आपस में लिंक की हुई है। ये हमारे पास एसिडिक शुगर नजर आ रही है और ये हमारे पास अमाइनो शुगर है। एसिड, हमने शुगर एसिड्स पढ़े थे। शुगर एसिड्स क्या थे? ग्लूकोज हमने लिया था और हमने उससे 3 एसिड्स बनाए थे, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड और ग्लूकैरिक एसिड। तो उसी तरह से ऑक्सीडेशन से हमने शुगर एसिड एक ली, वो यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ पर कार्बन नंबर, ये ग्लूकोज है, कार्बन नंबर 6 पे हमारे पास जो एसिडिक ग्रुप है वो अटैच हुआ है। तो कार्बन 6 के ऊपर जब ग्लूकोज अटैच हुआ था तो हमें ये मिला था, ये आ गया कार्बन, ये हमारा ग्लूकोज, ये आ गया इसका कार्बन नंबर 6।
तो यहाँ पर जब हमारे पास एसिड बना था तो हमने उसे ग्लूकुरोनिक एसिड कहा था। तो यहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है शुगर एसिड, ये ग्लूकुरोनिक एसिड है, ठीक है। फॉर्मेशन शुगर एसिड्स की हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये वाला जो हमें सेकंड पार्ट नजर आ रहा है इस रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट का, इसके अंदर हमें यहाँ पर एमाइनो ग्रुप मिल रहा है। एमाइनो ग्रुप इज ऑलवेज अटैच्ड एट कार्बन नंबर 2। और यहाँ पर जो शुगर है, यहाँ पर ग्लूकोज है, गैलेक्टोज यूज होगी, फ्रक्टोज यहाँ यूज नहीं होता। यहाँ पर कोई भी हमें यहाँ पर कीटो शुगर्स नहीं मिलती, जहाँ पे नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप था। तो जब ये एल्डो शुगर्स हैं तो ज़ाहिर सी बात है कार्बन नंबर 2 हमारे पास फ्री होता है। कार्बन नंबर 2 पे ही अमाइनो ग्रुप लगता है बाय डिफॉल्ट। और अब हमने बात की थी, वापिस अगर हम आए तो दे आर लार्ज कॉम्प्लेक्सेस, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब हम चार्ज की अगर बात करें कि वो चार्ज कहाँ से है, जब हमने अमाइनो ग्रुप लगा दिया तो कोई बताएगा कि अमाइनो ग्रुप का चार्ज क्या होता है? प्रोटीन आप पढ़ चुके हो आई थिंक सो। अमाइनो ग्रुप जो होता है वो क्या, उस पर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। बिल्कुल, थैंक यू बेटा। आपके जो आंसर्स होते हैं दे आर मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, बिकॉज उससे मुझे पता चलता है कि मैं लैपटॉप आप लोग सुन रहे हो। अच्छा, यहाँ पर देखो, अब हमने जब लगा दिया अमाइनो ग्रुप तो ये पॉजिटिव चार्ज दे देगा, लेकिन हमारी क्या थी कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसके पॉजिटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए इसकी एसिटाइलेशन हुई हुई होती है। यहाँ पर एक एसिटाइल ग्रुप अटैच कर दिया, एसिटाइल ग्रुप इसकी पॉजिटिविटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक हो गया। तो अभी तक हमने जो बात की है वो ये है कि ग्लूकोपॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन गैग्स, दे आर लार्ज कॉम्प्लेक्सेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड अनब्रांच्ड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। दूसरी बात हमने की, इनके अंदर रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट्स होते हैं। वो रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट्स क्या होंगे? एसिड शुगर होगी और अमाइनो शुगर होगी, और ये एन लिखा हुआ है, ये रिपीट होते रहेंगे। जो भी हमारी चेन लेंथ होगी उसमें ये सारी रेपिटेशन आएगी। एसिडिक शुगर जो एसिडिक शुगर है, एसिडिक शुगर में कार्बन नंबर 6 के ऊपर हमारे पास एसिडिक ग्रुप अटैच है, ग्लूकुरोनिक एसिड है। यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पे अमाइनो ग्रुप अटैच हुआ है। अमाइनो ग्रुप के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके साथ एसिटाइल ग्रुप अटैच हुआ, तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारा काउंटर हो गया। तो बाकी के नेगेटिव चार्जेस की एनहांसमेंट कैसे होगी वो हम देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा देख लें। अमाइनो शुगर इज फॉर्म्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय अमाइनो ग्रुप एट कार्बन नंबर 2। यहाँ पे दो तरह के होंगे, ग्लूकोसामीन होगा या गैलेक्टोसामीन होगा। गैग्स इन्हीं दोनों शुगर्स को यूटिलाइज करते हैं। इसके ऊपर एसिटाइलेशन हो जाती है ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज एलिमिनेट हो जाए। उसके अलावा जो अमाइनो शुगर्स हैं वो सल्फेशन हो सकती है कार्बन नंबर 4 पे या कार्बन नंबर 6 पे, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर सल्फेट अटैच हो सकता है या यहाँ पर सल्फेट अटैच हो सकता है। तो जो तीसरी चीज आ जाती है चार्ज के रेफरेंस में वो आ जाती है सल्फेशन। तो पहला काम ये हुआ कि हमने यहाँ पर ये वाला ग्रुप अटैच किया, ये हमें नेगेटिविटी प्रोवाइड कर देता है इन द सॉल्यूशन। दूसरी चीज हमने ये की कि अमाइन एसिटाइलेशन कर दी ताकि इसका अपना पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाए। और तीसरी चीज हम ये करेंगे, सल्फेशन कर देंगे कार्बन नंबर 4 पे और कार्बन नंबर 6 पे। सल्फेट भी एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज देता है, तो इस तरह से हमारे ये जो शुगर्स हैं ये नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। एसिडिक शुगर हम बात करें अगर, तो ऑक्सीडेशन ग्लूकोज की कार्बन नंबर 6 पे हो जाए तो ग्लूकुरोनिक एसिड बनता है। और अगर यही हमने डी शुगर वाली बात की, अगर हमारे पास यही वाला एसिड जो है वो एल कॉन्फ़िगरेशन में होगा तो ये अंदर की तरफ डाउनवर्ड कॉन्फ़िगरेशन शो होगी और इसका नाम हम एल आइसोटोनिक एसिड रखते हैं। अगर हमारे पास यही वाली शुगर जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हमारे पास चेंज होगी तो हम उसे एल आइसोटोनिक एसिड देंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी हमारे पास क्या आ जाती हैं? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो इनके नेगेटिव चार्ज की वजह से होती हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितना हमने गैग्स के बारे में पढ़ा उसमें आपके पास जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आएगा डिफाइन आप कर लोगे? कोई करेगा, बताएगा क्या समझ आइए अभी तक? क्या नहीं पढ़ी? डिफाइन गैग्स, large complexes having negatively charged unbranched heteropolysaccharide। बिल्कुल ठीक। और इनके अंदर हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं अभी, वो क्या है? मैम रिपीटिंग यूनिट इसमें डाइसैकेराइड होगा और डाइसैकेराइड आगे एक एसिडिक शुगर और एक अमाइनो शुगर से, ठीक है। और ये रिपीट होते रहेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज हमने इनका एक कैरेक्टर पढ़ा है, वो क्या है? नेगेटिव चार्ज इनका पढ़ा। नेगेटिव
जी बेटा, कोई बताएगा नेगेटिव चार्ज आता कैसे? 3-4 रीजंस हैं जिनकी वजह से ये शुगर नेगेटिवली चार्ज होती है, कौन बताएगा? मैम एक तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन की वजह से आता है, उसको एसिटाइलेशन के थ्रू उसको न्यूट्रल किया जाता है, लेकिन बाद में सल्फेशन के थ्रू उसको नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। बिल्कुल, सल्फेशन नहीं बेटा, एसिटाइलेशन के थ्रू, और सल्फेशन हमें एक एडिशनल चार्ज यहाँ पे दे रहा होता है। ओके, मैम ये कैसे एडिशनल चार्ज दे रहा होता है? उसने कार्बोक्सिल ग्रुप उसके साथ COOH ग्रुप के साथ अटैच होना है, आके सल्फेशन वहां पे होनी है, तो वो पहले भी हमें नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा होता है, तो हम इसे बढ़ा कैसे देंगे? सल्फेशन नहीं, यहाँ पे नहीं होगी सल्फेशन, वहाँ पे होगी जहाँ पर हमारे पास ये वाला ग्रुप अटैच नहीं होगा। ये देखो ना, यहाँ पे हमारे पास अमाइनो शुगर जो थी, इसमें तो हमारे पास अमाइनो शुगर में हमारे पास सिर्फ अमाइनो ग्रुप था जो एसिटाइलेट हो रहा था, ये वाला। इसमें हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है। यहाँ पे आप सल्फेट ऐड करोगे, यहाँ पे सल्फेट ऐड करोगे, तो ये सल्फेशन जब हो जाएगी, आगे हम इसके डिटेल जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे सल्फेशन हम देखेंगे। तो अमाइनो शुगर की सल्फेशन होती है, एसिडिक शुगर की सल्फेशन नहीं होती। अब हम ये देखते हैं कि के अंदर चार्जेस देंगे, नॉर्मली तो ये नहीं चार्ज डेवलप करते। बिल्कुल नहीं करते, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने थ्योरेटिकली जब इन चीजों को पढ़ना है तो हमें ये सीधी लाइनें ही पढ़नी पड़ती हैं। सॉल्यूशन में इनका बिहेवियर डेफिनेटली ये हाइड्रोलाइज हुए होंगे, यहाँ पर CO नेगेटिव होगा, NH जो है यहाँ पर 3+ या 2 या इसके ऊपर नेगेटिव, ये सब चीजें होंगी, लेकिन ये थ्योरेटिकल डायग्राम्स हैं जो हमें बेसिक। मैम ये टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना भी शो करेंगे? बिल्कुल, टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना तो आ जाता है, लेकिन वो शुगर्स के लिए स्पेसिफिक अल्कलाइन मीडियम जब भी होता है शुगर्स इंटरचेंज होती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि जो नहीं मैम, आपने कहा था ना कि ये जो ये जो शुगर है, अमाइनो शुगर है, जहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच होगा और इसकी एसिटाइलेशन होगी, तो मैम ये तो सिर्फ सॉल्यूशन में पॉसिबल है, वैसे तो चार्ज है ही नहीं उसके ऊपर। बिल्कुल सॉल्यूशन में ही, लेकिन अगर आप टॉटोमेराइजेशन की बात करोगे ना, तो गैग्स का डायरेक्टली टॉटोमेराइजेशन नहीं करती, वो करती है जब सिंपल शुगर्स होती है, वो सिंपल शुगर्स का कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ तो इसके साथ और एफिलिएशंस बहुत है, यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ हम सल्फेट अटैच करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक लिंकेज है। तो इतनी लिंकेजेस के अंदर जब कार्बन नंबर 2, सॉरी कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 6, और ये कंपल्सरी नहीं है दोनों पे हो, दे मे बी सल्फेटेड, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज करेगा क्या, उस चीज को देखते हैं, हमें क्यों नेगेटिव चार्ज चाहिए। एसिटाइलेशन और सल्फोनेशन है वो होती है अमाइनो शुगर पे होती है। एक मिनट बेटा, रिपीट करो प्लीज। मैम जो एसिटाइलेशन और जो सल्फोनेशन है वो अमाइनो शुगर पे होती है, अमाइनो शुगर का कैरेक्टर है, अमाइनो शुगर का कैरेक्टर, और यही नेगेटिविटी के लिए रिस्पांसिबल है एसिटाइलेशन। बिल्कुल, और जो एसिडिक शुगर है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो नेगेटिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब हम मैम हाइलोरोनिक एसिड के केस में तो सल्फेशन नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, और वो थोड़ा सा बिहेव भी डिफरेंट करता है, अभी हम अगली फ्लो चार्ट पे आते हैं जहाँ पे हाइलोरोनिक एसिड है, तो फिर हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि उसकी सल्फेशन ना होने की वजह से उसका बिहेवियर कैसे डिफरेंट होता है। अब जब हम, ठीक है, गैग्स जो है नेगेटिव चार्ज हमने बात कर ली, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिटाइलेशन है और सल्फेशन है, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं तो क्या होता है कि वो जितनी भी पहले बात की थी कि ब्रांच नहीं है, ये सीधी चेन्स हैं। अब जब सीधी चेन एक सॉल्यूशन में जाएंगी और सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगी और वो एक ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, एक लंप बनाने की बजाय वो एक बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहे होंगे और स्लिप पास्ट ईच अदर। इस वजह से उनके अंदर लुब्रिकेटिंग और कुशनिंग इफेक्ट या कार्टिलेज के अंदर, हमारे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, वो इसलिए होती है। एक सेकंड कंपोनेंट ये होता है कि इसके अंदर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, इसके अंदर ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हैं। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जब इनके इर्द गिर्द एक लेयर बना लेंगे तो एक स्पंज लाइक बिहेवियर होगा। जब इन्हें कंप्रेशन मिलता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं
और जब दोबारा से वो टेंशन, वो स्ट्रेच रिलीज होता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स दोबारा इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे एक स्पंज होता है, आप उसको प्रेस करते हो तो उसके अंदर से सारा फ्लूइड जो है वो ऊज आउट कर जाता है। आप उसको जब रिलीज कर देते हो तो वो दोबारा से फ्लूइड उसके अंदर आ जाता है और रेजिलियंस और शॉक एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाती है। ये भी आपकी लिपिनकॉर्ड की डायग्राम और डिस्क्रिप्शन वहीं से ली गई है। मैम ये जो डाइसैकेराइड यूनिट्स होंगे, ये डाइसैकेराइड यूनिट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं जिस तरह के नहीं, डिफरेंट नहीं होंगे। डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो भी डाइसैकेराइड यूनिट होगा थ्रू आउट वही चलेगा। ऐसा और मैम नहीं जो हम इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह रहे हैं वो किस बेस पे कह रहे हैं कि डिफरेंट जो मोनोमर्स यूज हुए हैं या डिफरेंट, मतलब जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स भी इस्तेमाल हो रही हैं इस बेस पे? बिल्कुल पहली बात ये कि डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स हैं जिनकी वजह से हमने हेट्रोपोलीसैकेराइड कह दिया कि ग्लूकोज भी है, गैलेक्टोज भी है, तो हमने हेट्रोपोलीसैकेराइड कह दिया। लेकिन हेट्रोपोलीसैकेराइड के अलावा हमें एक अलग ग्रुप में डालना पड़ गया, मिक्सचर हमने इसको कहा है, तो उसमें ये सारी चीजें जो इर्द गिर्द हमने अटैच की हुई हैं, एसिड्स हैं, अमाइनो शुगर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो इनकी वजह से हमने इसको एक हेट्रोजेनस मिक्सचर कह दिया, हेट्रोपोलीसैकेराइड नहीं कहा हमने। तो जो आपका क्वेश्चन है ना वो बेसिकली ये है कि हेट्रोपोलीसैकेराइड और हेट्रोजेनस मिक्सचर, तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है बिकॉज़ सिर्फ शुगर्स नहीं है। में भी पढ़ा था हमने कि वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो उसमें भी यही होगा कि डिफरेंट क्लासेस होंगी। बिल्कुल उसको हमने ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा, उसमें एसिड्स भी थे और चीजें थी, बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी सिर्फ नेमिंग, उनके यूजेस ही आते हैं, तो जो एग्जाम में चीजें इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती, सिलेबस में नहीं है, हम उन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक, इसको करना है बहुत अच्छे से। यस मैम। आगे हमारे पास ये हमने कर लिया कि इनकी शॉक एब्जॉर्प्शन और रेजिलियंस कैसी होती है, ये चीज़ हम कर चुके हैं। नेगेटिव चार्ज है, डाइसैकेराइड यूनिट्स हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिटाइलेशन सल्फेशन है और इसके अंदर रिपल्शन होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो कि रेजिलियंस दे रहे होते हैं, शॉक एब्जॉर्प्शन दे रहे होते हैं। नेगेटिव चार्ज प्लस वाटर एब्जॉर्प्शन, ये दो चीज़ें। अब जैसे हमने पीछे हमने बात की थी पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स की, हमने कहा था कि ये डिफर करते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा। जितने भी कंपोनेंट्स पर डिफरेंट हो सकते हैं, माइनस शुगर फर्क हो सकती है, जैसे अभी आपने बात की कि फ्रक्टोज हो जाए या कुछ और हो जाए, एसिड शुगर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो भी डाइसैकेराइड यूनिट होगी वो थ्रू आउट वही रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट में आपने कुछ और शुगर लगा दी, अगले में कुछ और है, ऐसा नहीं होगा। डाइसैकेराइड यूनिट जो भी एक डिसाइडेड है वही रिपीट होनी है। उसके बाद डिफर करते हैं एक दूसरे से, जो दरमियान लिंकेजेस होंगी उनकी बेस पे डिफर कर रहे होते हैं, चेन लेंथ की बेस पे डिफर कर रहे होते हैं। उसके बाद सल्फेशन और बाकी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हमने फीचर्स पर उनकी बेस पे कि वो कितनी नंबर्स पे हुई भी है और कितनी सल्फेशन हुई भी है। ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, एक एक करके हम इनको आपके लिपिनकॉर्ड का पेज है, इसको हम पूरा डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर से एमसीक्यूज जो आते हैं वो आपने उनको कैसे देखना। अब ये डिफरेंट आपको नजर आ रही हैं साइडों पे, इनके नाम भी दिए हुए, ये आपके एग्जैक्ट लिपिनकॉर्ड के पेज की कॉपी है। अगर क्लियर नहीं इतना विजिबल तो आप अपनी बुक पे जाएंगे, लेकिन अंडरस्टैंड करने वाली चीजें आप देख लें। इसको याद रखने के लिए आपने ये पूरे फॉर्मूले याद नहीं रखने, अगर कर भी लेंगे तो ये बहुत फ्रेजाइल सी चीजें होती हैं, ये भूल जाती हैं। अब आप ये देखें कि इन सब के अंदर बीटा लिंकेजेस हैं, यहाँ बीटा लिंकेज है, ऊपर से लिंकेज जा रही है, ये बीटा लिंकेज, यहाँ पर सिर्फ एक है जिसके अंदर अल्फा लिंकेज है। तो आपका जो एमसीक्यू बनता है उसमें आपको 3-4 डिफरेंट नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कोई ऐसा गैग बताएं जिसके अंदर लिंकेज जो है वो अल्फा लिंकेज है। तो आप लिंकेजेस में सारी बीटा 13 ये भी बीटा 13, तो दो हैं जिनके अंदर लिंकेज फर्क है। एक तो अल्फा लिंकेज का क्वेश्चन आ सकता है कि कोई ऐसा गैग आइडेंटिफाई करें इसमें से जिसमें अल्फा लिंकेज है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर हेपरिन सल्फेट, दोनों सल्फेशन का डिफरेंस है दोनों में। और दूसरा हमारे पास ये है जहाँ पर बीटा 14 लिंकेज है कैरेटिन सल्फेट। तो इस तरह से सब में बीटा 13 लिंकेज है एक्सेप्ट कैरेटिन सल्फेट एंड हेपरिन के अंदर अल्फा 14 और कैरेटिन सल्फेट के अंदर बीटा 14। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद जो चीजें आपको डिफरेंट नजर आ रही है वो है कि सारों के अंदर सल्फेशन है, हाइलुरोनिक एसिड के अंदर सल्फेशन नहीं है। तो इसका एमसीक्यू बनता है 3-4 के नाम देके आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा गैग ऐसा है जिसमें सल्फेशन नहीं है। सल्फेशन ना होने की वजह से इसका जो बिहेवियर है वो बाकी सारे गैग से डिफरेंट है। जब हम प्रोटियोग्लाइकन्स की बात करेंगे हम वहाँ उस बिहेवियर को डिस्कस करेंगे कि सल्फेशन नहीं थी तो फिर इसने क्या किया। उसके बाद अगला जो डिफरेंस नजर आ रहा है यहाँ पर GLCUA मींस ग्लूकुरोनिक एसिड और ग्लूकुरोनिक एसिड। यहाँ पर एक ऐसा गैग है जिसके अंदर के अमाइनो शुगर प्रेजेंट ही नहीं है। तो बहुत इजी है इसका एमसीक्यू बनाना कि जब एमसीक्यू बनता
तो एग्जामिनर की फिजिबिलिटी पे बन रहे होते हैं। बहुत इजी है इसका एमसीक्यू बनाना। 4 गैग्स के नाम लिखिए और आप पूछ लें कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर अमाइनो शुगर होती ही नहीं, सॉरी एसिडिक शुगर होती ही नहीं है। तो ये हमारे पास केराटिन सल्फेट एक ऐसा गैग है जिसके अंदर एसिडिक शुगर, यहाँ पर एसिडिफिकेशन हुई भी, यहाँ पे सल्फेशन नजर आ रही है, एसिडिफिकेशन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर सिर्फ गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है। अब ये नहीं होती और यूं नहीं होती, और इसका फर्क क्या होगा? केराटिन सल्फेट जो है इसने कॉर्निया और स्क्लेरा, बेसिकली आई का गैग है ये। तो आई के अंदर हमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, वरना जो लाइट का पैसेज होता है अगर जिगजैग बंडल्स आ जाते तो प्रॉब्लम होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स, इसका यूजेस ऐसा है कि यहाँ पर एसिडिक शुगर रिक्वायर्ड नहीं थी। अगर एसिडिक शुगर होती तो प्रॉब्लमैटिक होता। उसके अलावा यहाँ पे आप देख लें कि बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर जो है एसिटाइलेशन हुई हुई है, सब में एसिटाइलेशन हुई हुई है यहाँ पर, और सिर्फ इन 2 में नहीं हुई हुई। तो आप इनको पूरा ये फॉर्मूला याद नहीं करना, आपने इसको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। आप अपने नोटबुक पे इसके क्वेश्चंस बनाओगे इन द सिंगल लाइन के द ओनली गैग व्हिच इज अनसल्फेटेड इज हाइलुरोनिक एसिड। एक लाइन का आप स्टेटमेंट एक बनाओगे और वो स्टेटमेंट आप अपनी बुक पे अनसल्फेटेड हाइलुरोनिक एसिड है। जी मैम, गैग के स्ट्रक्चर में हमें अमाइनो एसिड जो है वो अपीयर नहीं हो रहे। ये तो हमें सिर्फ डाइसैकाराइड्स नजर आ रहे हैं जो कि इसमें पूरा अमाइनो एसिड नहीं बेटा, इसके अंदर पूरा अमाइनो एसिड नहीं होता। जब हम गैग्स की बात करते हैं तो गैग्स में पूरा अमाइनो एसिड नहीं होगा, ये ऐसे ही चलेंगे। जो आप अमाइनो एसिड की बात कर रहे हो वो हमें वहां नजर आएंगे जहां पर गैग्स, ये वाली पूरी जो चेन है ये किसी अमाइनो एसिड के साथ लिंक कर जाएगी, तो हम उसको या तो प्रोटियोग्लाइकन कह देंगे या हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन कह देंगे। गैग्स जो है ये प्रोटियोग्लाइकन्स बनाते हैं। ये वाली चेन अमाइनो एसिड की चेन के साथ रिएक्ट करेगी तो फिर अमाइनो एसिड आपको बिल्कुल विजिबल होंगे। ठीक है, इस पेज को जी मैम हेपरिन की एसिटाइलेशन हुई है? ये हेपरिन है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एसिटाइलेशन नहीं है। नो, ये आपको अमाइनो सिर्फ ये बन सकता है। देखो यहाँ पर एसी नहीं लिखा हुआ, जैसे आपने वो लाइनें लिखनी है, यहाँ पर ये एसिटाइलेशन है, एसिटाइलेटेड का एसी है। इस पूरी लाइन के अंदर अगर आप देखते हो यहाँ एसी नहीं लिखा हुआ, तो पूरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना, इसको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 5-6 लाइनें बनेंगी, आप वो 5-6 लाइनें लिखोगे और उन्हें याद करोगे, और इसमें से डेफिनेटली आपको 2-3 एमसीक्यूज आएंगे। अब हम गैग्स जो हैं वो अमाइनो एसिड के साथ लिंक किए बगैर सरवाइव करते हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स बनाते। अभी मैं दिखाती हूँ, ये जो सारे ये बने हुए हैं ना, ये सारे हम इनको इंडिविजुअली देखते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये सारे जो 6 टाइप्स नजर आ रही हैं ये करते हैं सर्वाइव के बगैर, एक एक करके हम। मैम एंड पे एंड पे जो एसिटाइलेशन के बारे में बताया वो दोबारा बता दें। एसिटाइलेशन, ये देखो ना, ये जो ये हमारे पास जो है ये एन, और ये हमारे पास क्या है, अमाइनो शुगर है, ये ग्लूकोज है और ये अमाइनो हुआ है, और ये जो एसी लिखा हुआ है ये एसिटाइलेशन के लिए। इस पूरी लाइन में देखो अमाइनो शुगर्स हैं, ये भी एसिटाइलेशन हुई हुई है, एसी, यहाँ भी एसी एसिटाइलेशन के लिए, ये भी एसी है, यहाँ भी है, और यहाँ एसिटाइलेशन नहीं है। आपने इस टेबल में से इसी तरह चीजें पिक करनी है और 5-6 लाइनें बन जाएंगी ज्यादा से ज्यादा। इसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं कहेंगे, फिर ये तो सिर्फ हेट्रोपोलीसैकेराइड होगा। बेटा इसके अंदर जो है आपको चीजें तो डिफरेंट मिल रही हैं मैम, वो तो डाइसैकाराइड के रिएक्शंस हैं। बेटा इसके अंदर जो सिंपल आप डाइसैकाराइड्स पढ़े थे उनमें ये चीजें थी, उनमें ऐसा कुछ नहीं था मैम, वो इसीलिए हमने उनसे अलग की। अच्छा चलो ठीक है मेरा बेटा, इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर ना कहो, इसको हेट्रोपोलीसैकेराइड। अब ठीक है, इसका अगर मुझे कोई वो वैलिड कहीं से कुछ मिला मिक्सचर और इसके अंदर डिफरेंस, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के बिल्कुल में हम उसको देख लेंगे। अगर मुझे हेट्रोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोपोलीसैकेराइड में कोई डिफरेंस मिला तो नेक्स्ट टाइम वो मैं आपके लिए लेके आऊंगी। अब आ जाओ कॉन्ड्राइटन सल्फेट पे। ठीक है, अब ये कि ये अलग अलग सर्वाइव करते हैं या नहीं करते, तो ये फॉर्मूले हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, फॉर्मूले हमने यहीं पे देख लिए, अब हम इनका फॉर्मूला डिस्कस नहीं करेंगे। कॉन्ड्राइटन सल्फेट, मेनली कॉन्ड्राइटन सल्फेट कार्टिलेज से याद रखना है कि कॉन्ड्राइटन सल्फेट जो ये हमारी जो कार्टिलेज होती है ये उसके लिए होता है। जब ये कम हो जाएगा कॉन्ड्राइटन सल्फेट, यूजुअली एजिंग के साथ या आर्थराइटिस की जो कंडीशंस हैं उनमें कॉन्ड्राइटन सल्फेट की
डेफिशिएंसी हो जाती है। एज ए रिजल्ट ये वियर एंड टियर कार्टिलेज का शो होता है, बोनी स्पाइरल्स विजिबल हो जाती हैं और बहुत पेनफुल एक कंडीशन हो जाती है। और जब कॉन्ट्रैक्टाइल सल्फेट कम हो जाता है तो हाइलुरोनिक एसिड एक लिक्विड सी फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हमारी बॉडी हाइलुरोनिक एसिड को बढ़ा रही होती है। तो जब कॉन्ट्रैक्टाइल सल्फेट डेफिशिएंसी होती है तो हाइलुरोनिक एसिड एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे वहाँ पे आके कंपेंसेट करने की कोशिश करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में अगर दोनों के लेवल्स चेक करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टाइल सल्फेट कम हुआ होगा और हाइलुरोनिक एसिड जो है वो ज्यादा हुआ होगा। हाइलुरोनिक एसिड का एक्सेस बेसिकली डैमेज कॉज नहीं कर रहा होता, वो करने के लिए वहाँ पे आ रहा होता है। तो अब ये क्या करती है, कार्टिलेज के अंदर होती है जहाँ पे ये कोलेजन को भी बाइंड कर रही होती है और कोलेजन के जो फाइबर को आपस में बाइंड करती है। इसी की वजह से कार्टिलेज के अंदर रेजिलियंस और शॉक एब्जॉर्प्शन आती है और कॉन्ट्रैक्टाइल सल्फेट हाइलुरोनिक एसिड के अलावा बाकी सारे प्रोटीओग्लाइकेट्स बनाते हैं। आगे आ जाता है डर्मेटिन सल्फेट। डर्मा मीन्स स्किन, और स्किन के अलावा ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो हार्ट के जो वेल्व्स होते हैं, स्पेशली जो माइट्रल वेल्व है, वहाँ भी प्रेजेंट होता है। और ब्लड वेसल्स के अंदर जब डर्मेटिन सल्फेट आ जाता है, स्किन में होगा, डर्मा मीन्स स्किन का एसेंशियल कंपोनेंट है। लेकिन जब ब्लड वेसल्स के अंदर ये आ जाता है तो ब्लड वेसल के अंदर ये जो लिपिड्स होते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो उनके साथ ये बाइंड कर रहा होता है, वहाँ पे ये प्लाक्स बना देता है। तो बेसिकली ये इसकी एक्सेस प्लैक नहीं बना रही होती। जब हमारे लिपिड डेंसिटी लिपिड्स आ जाती हैं ज़्यादा तो वो डर्मेटिन सल्फेट को इन्वॉल्व करके प्लैक बनाती हैं। डर्मेटिन सल्फेट पैथोलॉजिकल एजेंट नहीं है, लेकिन लिपिड्स आके इसमें लॉज कर जाती हैं और ये वेसल जो एक पहले खुली थी उसके अंदर यूँ प्लैक्स आ जाते हैं। इसी तरह माइट्रल वाल्व जो है उसके अंदर भी प्रेजेंट है डर्मेटिन सल्फेट, और यहाँ भी जब लिपिड्स आ जाती हैं हमारे पास ज़्यादा तो वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं उसके अंदर, तो वेल्वुलर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जो हार्ट के वेल्व्स होते हैं वो इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं। डर्मेटिन सल्फेट उसके अलावा कॉर्निया में प्रेजेंट होता है और कैरेटिन सल्फेट, मेन आई का जो गैग है वो कैरेटिन सल्फेट है, लेकिन डर्मेटिन सल्फेट भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्क्लेरा में भी होता है और कॉर्निया में भी होता है। कैरेटिन सल्फेट मेन गैग है आई का। तो कैरेटिन सल्फेट की दो टाइप्स हैं। जो पहले डिस्कवर हुआ था वो कॉर्निया में देखा गया था सबसे पहले, तो कैरेटिन सल्फेट कॉर्निया का है। उसके अलावा कैरेटिन सल्फेट 2 बाद में पता चला कार्टिलेज में भी होता है तो इसको 2 का नाम दे दिया। कैरेटिन सल्फेट 2 कार्टिलेज में है और थर्ड वन डिस्कवर हुआ था कि ब्रेन टिश्यू में भी कैरेटिन सल्फेट प्रेजेंट होता है। तो कैरेटिन सल्फेट का स्ट्रक्चर आपने जैसे बताया है स्कीम, उसी तरह से आपने इसको देखना है। और इसके 3 आगे सोर्सेज जहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये कॉर्निया में होता है, कार्टिलेज में होता है और ब्रेन में होता है। और इसका जो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऐसे होते हैं कि इनकी वजह से हमारा जो कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट रहता है। आगे आगे हेपरिन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू बनता होता है वो ये कि जितने भी गैग्स देखे हैं अभी हमने, ये सारे एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कार्टिलेज के अंदर कोलेजन के फाइबर्स को ये सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि ब्लड वेसल्स के अंदर ये जाके उसकी वॉल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हार्ट के वेल्व्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आई के स्ट्रक्चर में काम आ रहे हैं। लेकिन हेपरिन इज यूनिक कि ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट नहीं होता, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये बेसिकली एक एंटी कोएगुलेंट है। आप फिजियोलॉजी में जब ब्लड पढ़ोगे तो वहाँ पे हेपरिन के डिटेल्ड यूजेस आप पढ़ोगे। और ये मैस्ट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मैस्ट सेल्स वही हैं जो एलर्जी और जब कोई स्टिंग हो जाए, कोई चीज़ काट ले, या जिन लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम होता है उनमें मैस्ट सेल्स के अंदर हेपरिन प्रेजेंट होती है और जब ये सिस्टम में रिलीज होती है तो एलर्जी के सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है और ब्लड को एंटी कोएगुलेशन की फॉर्म में, हमारा ब्लड फ्लो की फॉर्म में रहता है, तो इसलिए ये आ जाती है। स्पेसिफिकली रिलीज लाइपोप्रोटीन, लाइपेज, एंडोथेलियल बाइंडिंग साइट्स टू द सर्कुलेशन। ये आप फिजियोलॉजी में जब पढ़ोगे तो डिटेल्ड आप वहाँ पे पढ़ोगे। लेकिन हेपरिन में याद रखना है कि ये वो गैग है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। मैम रिलीज तो इसे भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में किया जाएगा, मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स की एक्स्ट्रा वजह से। सेलुलर नहीं बेटा, ये हमारी सर्कुलेशन में आ जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी चला जाए तो चला जाए। मास्ट सेल्स बेसिकली हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, यूसिनोफिल्स होते हैं, इस तरह से उस तरह से होते हैं। तो जब ये बर्स्ट करते हैं एलर्जी या इन्फेक्शन की कंडीशन में, तो जो हेपरिन रिलीज होती है वो ब्लड के अंदर आती है, लेकिन नॉर्मल अमाउंट में ये फ्लोइंग ब्लड के अंदर हेपरिन को रिलीज करेगा। ब्लड प्लाज्मा भी तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट है। हाँ, लेकिन हम उसको बेसिकली ECM नहीं कहेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें हम प्लाज्मा को नहीं लेते। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स लेते हैं, वो जिसने सेल्स को एंकर करके रखा हुआ है। वैसे तो ब्लड भी एक टिश्यू है, लेकिन हम यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे। प्लाज्मा को हम बाय नेम ऑफ प्लाज्मा करेंगे। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हम नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास आ जाएंगे फाइबर्स, कोलेजन, इलास्टिन,
फाइब्रोनेक्टिन, लैमिनिन, ये सारे, और प्लस वो जेली लाइक मटेरियल जिसने इनको एंकर करके हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, मसल्स हैं, उनको एंकर कर, तो ये सेल के अंदर प्रेजेंट होगी, रिलीज होकर जब सेल से बाहर चली जाएगी तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा सेलुलर तो ये है ही, ठीक है। सेल के अंदर इसने अपना स्टोरेज भी रखना है, सेल के अंदर वाले काम करेगी, सेल से रिलीज होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर तो होगी लेकिन प्लाज्मा में जाएगी, हम ईसीएम नहीं करेंगे उसे। थैंक यू। अगला हेपरिन सल्फेट, तो हेपरिन सल्फेट जो है ये रिजेंबल कर रहा होता है हेपरिन से मिलता जुलता, और लेकिन ये एक्स्ट्रा सेलुलर है और इसमें सल्फेशन हुई भी होती है। और हेपरिन सल्फेट जो है, जब हमने उसी हेपरिन की सल्फेशन कर दी तो हेपरिन सल्फेट का हम उसे नाम देंगे, और ये फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या सेल सरफेस कंपोनेंट्स के अंदर अटैच हो जाती है और वहाँ पर वो रिसेप्टर के तौर पे काम करेगी। उसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो हेपरिन जब सल्फेशन नहीं हुई भी तो सेल के अंदर, जब सल्फेशन की फॉर्म में हम इसको लेंगे, यहाँ पर हमने डायग्राम हेपरिन की सल्फेटेड है तो ये आप इसको देख लो, तो हेपरिन सल्फेट में सल्फेशन ज्यादा हो जाती है, तो जो हेपरिन सल्फेट है बाय नेम, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक पार्ट है। अटेंडेंस का लिंक भेज दिए बेटा आप लोगों को। मैम अटेंडेंस हो गई? क्वेश्चन था। जी जी बेटा बताइए। मैम जो आपके पास गैस के अंदर एसिडिक शुगर होती है, वो बेसिक शुगर की सल्फेशन के अंदर कोई रोल प्ले करती है? बेटा ये इतना डिटेल में आपको देख के बता, क्योंकि मैम hyaluronic एसिड के केस में सल्फोनेशन नहीं होती, जो आपके पास अमाइनो शुगर होती है, तो अमाइनो शुगर की प्रॉपर्टी है कि वो सल्फेशन करे, लेकिन hyaluronic एसिड उसके ऊपर इफेक्ट करती है तो वो नहीं करता सल्फेशन। बेटा ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम डिटेल में देख के प्रॉपर, काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, अटेंडेंस लिंक वर्क नहीं कर रहा। अटेंडेंस आप मार्क करो, लिंक आया हो। मैम वो काम नहीं कर रहा। बेटा बाकी लोगों का अटेंडेंस का लिंक काम कर रहा है? नो How many of you? नो मैम। नो मैम। सर अटेंडेंस, अच्छा मैं देख देती हूँ। अटेंडेंस का जो लिंक है ना वो कह रहे हैं काम नहीं कर रहा, तो वो जरा चेक कर, वो देख लेते हैं। बेटा आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैं जो अमाइनो शुगर है, ये उसकी प्रॉपर्टी है कि वो सल्फेशन परफॉर्म करवाती है कार्बन, डिफरेंट कार्बन्स के ऊपर, लेकिन जब हम hyaluronic एसिड की बात करते हैं तो उसकी वजह से जो अमाइनो शुगर है उसके ऊपर भी सल्फेशन नहीं होती, तो इसका मतलब है कोई ना कोई इफेक्ट होता है आपके पास जो एसिडिक शुगर है उसका अमाइनो शुगर के ऊपर। बट के लिए मैं आपको ना क्लियर देख के लॉजिकल चीज के होता है तो क्यों और कैसे, वो मैं आपको प्रॉपर इसका आंसर बताऊंगी, क्योंकि हम इन चीजों को गैस नहीं कर सकते कि यहाँ नहीं है तो नहीं होता होगा, हम ये नहीं कह सकते, अगर है तो होता होगा। तो मैं इसको आपको प्रॉपर, और ये बिल्कुल जो अगला लेक्चर है उसके स्टार्ट में 1-2 स्लाइड्स होंगी, टाइम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नो मैम, थैंक यू। नेक्स्ट हमारा लेक्चर इंशाल्लाह फ्राइडे को होगा, तो इसका आंसर मैं आपको देख के बता दूंगी। अटेंडेंस अभी हो रहा है मार्क। मैम ये भी वर्क नहीं कर रहा। कितने लोगों ने मार्क कर लिए? मार्क हो गया? कितने लोग रह गए? हमारी हो गई है। हमारी हो गई है। ठीक है, बाकी हो गया मैम। ठीक है बेटा, बाकी लोग भी देखो। मैम मेरा अटेंडेंस लिंक वर्क नहीं कर रहा। बेटा नाम आपका क्या है? मैम मोहम्मद अब्दुल्ला। ये 2-3 सर इनका लिंक वर्क नहीं कर रहा है, इसका देखते हैं क्या करना है। बेटा अभी वेट करो, देख लेते हैं।
मैं लिंक ओपन हो रहा है तो मैंने उनको चैट में बता दिया कि पूरा कॉपी करें, पूरा लिंक पेस्ट करें। अभी मैं दोबारा से अदरवाइज मैं उनके नाम वैसे लिख लेती हूँ। मैम हो गया सबका? एनीबॉडी लेफ्ट फॉर अटेंडेंस? ओके, चलो ठीक है, मीटिंग सस्पेंड करते हैं। कोई रह तो नहीं गया बेटा? अभी बता दो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।